फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सर, क्या आज आप एक्सरसाइज के मूड में लग रहे हो? हाँ, आज सुबह सुबह क्लब जाके आया हूँ। मेरा फ्रेंड आपको याद है, बबलू? यस सर। उसने आज सुबह फ़ोन करके बुलाया था मिलने के लिए। मैं उससे मिलने गया था क्लब में। सर, ये क्लब क्या होता है? क्लब फ्रेंड्स आपने सुना ही होगा, मैंने भी ऐसे ही सुना था खाली। सुबह गया उसके पास, मिलने गया तो वो उसके जान पहचान वाले सब मिलके एक्सरसाइज कर रहे थे। दे वर प्लेइंग ऑल्सो, बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। मैं गया, मेरे को भी मज़ा आया, जोश आ गया। बहुत दिन बाद शरीर थोड़ा हिला है। फ्रेंड्स, मैंने उससे पूछा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस एसोसिएशन? उसने मुझे बताया कि हम लोग सब जान पहचान वाले मिलके यहाँ पे रोज़ जमा होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट्स भी ला के रखे हैं, खेलने कूदने का सामान भी रखा है, अम्यूज़मेंट का सामान भी रखा है। तो मैंने उससे पूछा ये सारा तुम लोग बहुत काम करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह सुबह बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। उसने बोला हाँ। मैंने बोला इसके लिए पैसा देना पड़ता है? उसने बोला हाँ। मैंने पूछा इसका ओनर कौन है? वो बोलता है मैं हूँ, मेरा दोस्त है, जितने भी जानने वाले तेरे को दिख रहे हैं ये सब ओनर्स हैं। मैंने बोला ऐसा कैसे? उसने बोला कि ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, पर्पस है टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू मेंबर्स। जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका एंटरटेनमेंट हो जाए, इसके लिए हम लोग जुड़े हैं, इसके लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं और वो कंट्रीब्यूशन से ये जो सामान तुझे दिख रहा है वो खरीदते हैं। पर्पस पैसा कमाना नहीं है, पर्पस एंटरटेनमेंट है। वी आर वेरी क्लियर इन दिस। तो ये जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है, एक ग्रुप बना के रखा है जिसमें वो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और वो कंट्रीब्यूशन से वो एसोसिएशन चलाते हैं जहां पे दे प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू मेंबर्स, बहुत सारी एक्टिविटीज अपने मेंबर्स को कराते हैं। कैन आई से दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने फ्रेंड्स अभी तक जो भी पढ़ा है, बिजनेस करते हैं लोग, वो बिजनेस करते हैं क्या? बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाएं, प्रॉफिट अर्न करें, कम वॉट में हमको इससे प्रॉफिट होना चाहिए। बट आज हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो कोई भी दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे आज सुबह मैं जाके आया क्लब में, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इट इज टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू मेंबर्स। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हु आर वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इट इज टू प्रोवाइड एजुकेशन, इट इज टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज। बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो फॉर इम्पार्टिंग सम काइंड ऑफ एजुकेशन या कोई आर्ट को प्रमोट करती हैं, फ्री आर्ट क्लासेस करवाती हैं। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, इट कैन बी एनी अदर ऑब्जेक्टिव। कोई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई तरह का एजुकेशन प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वी विल से दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनको क्या नाम दे दिया हमने? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सर, अगर इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो क्या वो ट्रांजैक्शंस करते हैं? यस, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं? नहीं, वो बहुत लिमिटेड करते हैं। दे डू वेरी लेस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो सर, अगर कम फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो डू दे प्रिपेयर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट? यस, दे डू मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट, बट वेरी लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बहुत लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे। सर, कोई ओनर ही नहीं है तो कैपिटल कौन लेके आता है? ये ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे है? हमने तो कैपिटल का डेफिनेशन ही सीखा था, एनीथिंग ब्रॉट इन बिजनेस बाय ओनर। यहां तो कोई ओनर ही नहीं है तो कैपिटल कहां से आएगा? सी, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर मेनली रन थ्रू डोनेशंस। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मेनली किसके ऊपर काम करती है? डोनेशन जो हमको मिलता है, either from members or maybe from non-members who are supporting such organization। वो members या non-members जो support कर रहे हैं इस तरह की organization को, वो पैसा donate करते हैं और वो donation से mainly organizations चलती है। तो there are no owners here, there are members
और वही मेंबर्स में से दे आर सम रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर सम सिलेक्टेड मेंबर्स हु आर सिलेक्टेड टू रन सच ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट देखते हैं। मे बी सारे मेंबर्स मिलके उसको मैनेज कर रहे हैं, मे बी उसमें से कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं जो मैनेजिंग मेंबर्स कहलाते हैं और जो इसको मैनेज करते हैं। फ्रेंड्स, वी कैन से, हम बोल सकते हैं, व्हाट आर दीज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? सर, दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस, these are organizations established not for earning or not with a motive to earn profit, but for other reasons, like what can be those other reasons? It can be to promote some education, for welfare of members or society at large. It can be to provide entertainment to members, or any other such motive. So these are organizations which are established not with the motive to earn profit, but it can be any other reason. प्रॉफिट के अलावा कोई भी दूसरे रीजन से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया है। सर, ये ऑर्गेनाइजेशन रन कौन करता है? दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर रन बाय members. There are no owners who are known as trustees, and as a group they form a trust. Since there are no owners, these organizations run on donations by members or non-members supporting such organizations. These are basically run by donations by members or non-members who are supporting such organizations. तो हम बोल सकते हैं ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका बेसिक मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, प्रॉफिट के अलावा दूसरा कोई भी मोटिव है, वो सब इसकी डेफिनेशन में कवर होगी। यस सर। हमें यहां पे क्या सीखना है? हमें सीखना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाए। हमने सीखा है हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएं। फाइनल अकाउंट्स क्या है, उसका मीनिंग तो आपको पता है, वी हैव लर्न्ड दैट इन फाइनल अकाउंट चैप्टर, जनरेटिंग वेरियस काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स सो दैट एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कैन बी डन। तो फाइनल अकाउंट्स फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रिपेयर किया जाए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इफ दीज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, if these organizations
are registered under Section 8 of Companies Act। अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब एक कंपनी है विच इज रनिंग नॉट फॉर प्रॉफिट, कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? दैट इज गिवन अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। दे हैव टू फॉलो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे फॉलोइंग शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये हमको नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना है। शेड्यूल 3 में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब अभी हमको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना सीखना है ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन which are not registered under Companies Act, not registered under Companies Act, those organization which are not registered under Companies Act 2013, how they calculate their financial performance, वो organizations कैसे अपना फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगी, जज करेंगी, कैसे पता करेंगी उनका फिनेंशियल पोजीशन। तो वी वुड बी हियर डिस्कसिंग हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सच नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके फाइनल अकाउंट्स हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत कम करती है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर दे आर मेंटेनिंग कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, और दे माइट नॉट बी प्रिपेयरिंग complete set of accounting records। if they are not maintaining complete set of accounting records, तो उनके financial statements कैसे बनेंगे? so we can classify these, हम लोग short में लिखेंगे not for profit organizations। ये जो not for profit organizations हैं, if they are maintaining complete accounting records, मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उन्होंने किए हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए हैं, प्रॉपर ओरिजिनल बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं, से कैश बुक मेंटेन किया है प्रॉपर्ली, लेजर अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए हैं, प्रॉपर पोस्टिंग लेजर अकाउंट में किया है, तो दे मस्ट हैव प्रिपेयर्ड अ समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। मतलब दे मस्ट हैव प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस, जैसे एक सोल ट्रेडर बनाता है, उन्होंने भी एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके प्रिपेयर करेंगे, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी वुड बी प्रिपेयरिंग टू स्टेटमेंट्स। वी वुड बी प्रिपेयरिंग एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग उनका एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट अ रेप्लिका ऑफ P&L अकाउंट ओनली। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है सर? इट्स अ रेप्लिका ऑफ P&L अकाउंट ओनली, एंड वी वुड बी प्रिपेयरिंग देयर बैलेंस शीट। हम उनका बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करते थे सोल ट्रेडर का, हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, दैट इज देयर इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग एंड P&L की जगह अब कौन सा अकाउंट बनेगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम उनका इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट पूरा प्रिपेयर करेंगे।
कौन से एनपीओ की बात करें हम, कौन से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिन्होंने सर कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है थ्रू आउट द ईयर, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए ओरिजिनल बुक्स में रिकॉर्ड किया है, प्रॉपर लेजर अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, और वो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है। सर ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करती है, डू नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करती है, लूज शीट्स में, डायरी में उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस 3 अकाउंट प्रिपेयर करती हैं। दे प्रिपेयर अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, they prepare a receipt and payment account. Sir, what is receipt and payment account? It is nothing but a summary of cash book. It is nothing but a summary of cash book. And then they will prepare their income expenditure, and balance sheet. मतलब सर there can be 2 ways of maintaining accounts. Either no proper books are maintained or proper books are maintained. क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है मतलब प्रॉपर बुक्स मेंटेन किया है, हमको विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस उनका पीएनएल, जिसको यहां पे बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं किया है मतलब रॉ इंफॉर्मेशन दिया होगा, या फिर क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट दिया होगा, which is nothing but a summary of cash transactions, cash book. तो हमें with the help of that incomplete information उसका income expenditure and balance sheet बनाना सीखना है। I hope you are getting this. If we discuss firstly what is receipt and payment account. Is receipt and payment account prepared throughout the year? नहीं, थ्रू आउट द ईयर तो वो कोई प्रॉपर बुक्स मेंटेन ही नहीं कर रहा है, वो तो लूज शीट्स ऑफ पेपर पे डायरी में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड कर रहा है, उसका एक समरी हम लोग प्रिपेयर करते हैं रिसीट एंड पेमेंट। सर सभी ट्रांजैक्शंस का नहीं, कैश ट्रांजैक्शंस का समरी हम प्रिपेयर करते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक योर कैश बुक, लेकिन यहां पे कैश और बैंक के अलग अलग कॉलम्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, एक कंबाइंड कैश एंड बैंक कॉलम हम मेंटेन करते हैं। व्हाट सर? यस, एक कंबाइंड कैश एंड बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं। क्या ये पूरे साल मेंटेन होता है? नहीं, ये साल के एंड में बनाया जाता है, जिसमें पूरे साल के जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब थ्रू कैश या थ्रू चेक, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं उसका टोटल रिकॉर्ड किया जाता है। टोटल रिसीट्स, टोटल पेमेंट्स यहां पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? वी वुड से इट इज अ समरी ऑफ all cash transactions whether by cash or check done throughout the year. It is nothing but a replica of cash book. It's a replica of cash book. Having a combined cash and bank column showing total of
all receipts and payments made throughout the year. It's a summary of all cash transactions, cash as well as check, done throughout the year. It is a replica of cash book having a combined cash and bank column showing total of all receipts and payments made throughout the year. खास ध्यान रखना है, since it's a cash book, it's a replica of cash book. जो भी कैश मिला है इस साल या जो भी पेमेंट्स हमने इस साल दिए हैं वो सारे इसमें रिकॉर्ड करते हैं. खास ध्यान रखना, जो भी इस साल मिला है वो कौन से साल के लिए मिला है हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते. पिछले साल का रिसीट इस साल मिला है, अगले साल का इस साल मिला है, इस साल का इसी साल मिला है. कुछ भी पेमेंट जो इस साल मिला है वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे. जो इस साल पे किया है कौन से साल के लिए, ये करंट सर 2020 है, 2020 करंट ईयर है, हमको 2019 का पेमेंट देना बाकी था, अभी दिया है. 2021 का पेमेंट अभी से दे दिया है, सब रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे. तो वो कौन से साल का पेमेंट है उससे मतलब नहीं है, कौन से साल का पैसा मिला है उससे मतलब नहीं है. इस साल जो भी पैसा दिया है, इस साल जो भी पैसा मिला है, वो सब हमें रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करना है. वेदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर or it belongs to any other year. If it is paid or received in current year, that should be recorded in receipt and payment. तो हम बोल सकते हैं all payments, all receipts and payments made in current year irrespective of the year it belongs will be recorded here. All receipts and payments made in current year irrespective of the year it belongs will be recorded here. I hope this is clear. So sir, what is receipt and payment? An account showing summary of all cash transactions done throughout the year. क्या receipt and payment accrual basis पे बनता है? नहीं, cash basis पे बनता है. जो कैश दिया, जो कैश मिला वो रिकॉर्ड करना है. तो receipt and payment एक समरी है. कब बनेगा? अगर हमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया है तो बनेगा. प्रॉपर बुक्स मेंटेन किया है तो कैश बुक पूरे साल बनाया होगा ना हमने. कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दिए होंगे, कैश और बैंक का सेपरेट बैलेंस होगा, वो हमारे ट्रायल बैलेंस में आ ही गया होगा. तो आर यू सपोज टू प्रिपेयर दैट रिसीट एंड पेमेंट सेपरेटली? नो, वी आर सपोज टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट ओनली व्हेन वी हैव नॉट मेंटेन्ड प्रॉपर बुक. तो एक समरी हमको कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस का चाहिए ताकि पता चले how cash flowed through our business throughout the year. What was cash flows, inflow and outflow of cash throughout the year. So it is actually in a way sufficing the purpose of cash flow statement. कितना कैश आया, कितना कैश गया, वो पर्पस रिसेंट पेमेंट से सफाइस हो रहा है. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर बात करें, income and expenditure account. So as I said, it's a replica of P&L account. Other name given to P&L account only. Since ये जो organizations हैं, इनका main objective profit नहीं है, profit कमाना नहीं है, इसीलिए ये कोई account भी prepare नहीं करते हैं to calculate profit. ये लोग simply एक account prepare कर रहे हैं जहां पे कितना इनकम पूरे साल में हुआ, कितना एक्सपेंसेस किया, उसका एक डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन कर सके. तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट सिंस आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट,
हम इसे प्रॉफिट या लॉस नहीं बोल रहे हैं, हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल रहे हैं. समरी ऑफ इनकम्स अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. सो इट इज a replica of P&L account. Sir, if it is replica of P&L account, P&L account जो हम कॉन्सेप्ट फॉलो करके बनाते थे, रिमेंबर 3 कॉन्सेप्ट्स. P&L अकाउंट हम 3 कॉन्सेप्ट फॉलो करके बनाते थे. वही 3 कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई होंगे क्या? यस. कौन से 3 कॉन्सेप्ट याद करो? पीरियोडिसिटी, मतलब करंट ईयर की इनकम्स करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही यहां पे रिकॉर्ड करेंगे. अक्रूवल, वो एक्सपेंसेस एंड इनकम जो अक्रू हो गए, भले पे किए या मिले, पे किए या नहीं किए, मिले या नहीं मिले, अक्रू हो गए इस साल, बेनिफिट डिराइव हो गया या बेनिफिट पे कर दिया, वो इसमें रिकॉर्ड करना है. एंड प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर प्रोबेबल एक्सपेंस होंगे ऐसा मान के रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर प्रोबेबल इनकम्स नहीं मिलेगी ये मान के रिकॉर्ड करेंगे. तो अगेन दोस 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट शुड बी फॉलोड. पीरियोडिसिटी, करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंस, दोज इनकम एंड एक्सपेंस विच हैव अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर, एंड फॉलोइंग प्रूडेंस, हम लोग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे. तो हियर ऑल्सो expenses and incomes will be recorded only for, here also we would say current year's expenses and incomes. Current year's incomes and expenses will be recorded on accrual basis following principle of conservatism. It is a replica of P&L. Here also current year's income and expenses will be recorded on accrual basis and following principle of conservatism. हम बोल सकते हैं the difference in your income and expenses. On one hand you would be recording your expenses, on the other hand you would be recording your incomes. एक तरफ सारी इनकम्स, दूसरी तरफ सारे खर्चे रिकॉर्ड करोगे, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलेंगे. जो डिफरेंस मिलेगा, इनकम्स ज्यादा है, वी विल सिंपली कॉल इट सरप्लस. डिफरेंस जो भी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस. एक्सपेंसेस ज्यादा है, मतलब जितना पैसा मिला उससे ज्यादा खर्च कर दिया, हम उसको बोलेंगे डेफिसिट. इनकम्स अगर ज्यादा है, उसमें से खर्चे माइनस करके अगर बैलेंस बच गया है तो सरप्लस बच गया है सर. जितनी इनकम मिली, जितना पैसा मिला उससे ज्यादा खर्च कर दिया है तो कुछ डेफिसिट हो रहा है सर. So the difference between income and expense will be treated as either surplus or deficit. We would say difference between incomes and expenses will be either surplus or deficit. And what will you do with that surplus or deficit? वो surplus या deficit का आप क्या करोगे? तो वो अपने जनरल फंड, अपने कैपिटल फंड में आप ऐड कर दोगे. Will be transferred to capital fund और जनरल फंड भी बोल सकते हैं. So income expenditure account is just like your P&L account,
एंड थर्डली बैलेंस शीट, जैसे हम लोग सोल ट्रेडर का बैलेंस शीट बता रहे थे वैसे यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है जिसमें सारी एसेट्स सारी लायबिलिटीज उस ऑर्गेनाइजेशन की शो करनी है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज नथिंग बट योर बैलेंस शीट। सर व्हाट विल बी शोन इन बैलेंस शीट? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, all assets and liabilities of organization. As at the end of year. करेक्ट। तो हम लोग बिफोर वी गो ऑन टू अकाउंटिंग एक बेसिक आइडिया आपको अकाउंटिंग कैसे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं उसका लगा होगा। अगर प्रॉपर बुक्स बनाया है तो हम जैसे पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं सेम वैसे इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रॉपर बुक्स नहीं बनाया है, लूज शीट्स में रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो हमको पहले एक समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। आई होप इतना आपको समझ में आया है। हम लोग अकाउंटिंग पे जाएं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ आइटम्स का मीनिंग समझेंगे और उसका इफेक्ट कैसे दिया जाएगा वो हम लोग समझेंगे। आप लोग इतना कॉपी करेंगे पहले। हो गया? We are firstly looking at meaning and treatment of some special items. Firstly, अभी एक वर्ड आपने सुना होगा, अभी एक वर्ड आपने देखा था, कैपिटल फंड। सर कैपिटल फंड क्या होता है? तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया, देयर आर नो ओनर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जनरली कोई ओनर नहीं होता है, देयर आर मेंबर्स जो मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। सर अगर ओनर नहीं होता है तो कैपिटल कैसे होगा? व्हाट इज कैपिटल देन? तो फ्रेंड्स दोज मेंबर्स जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम फॉर्म कर रहे हैं, या नॉन मेंबर्स बट दे आर सपोर्टिंग सच ऑर्गेनाइजेशन, they donate money so that such organizations can start and function. तो ये जो डोनेशंस हमको मेंबर्स या नॉन मेंबर्स से मिलता है, ये हमारा एक कॉर्पस क्रिएट होता है जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जाता है और रन किया जाता है। तो इस इनिशियल कॉर्पस को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं एज कैपिटल फंड या जनरल फंड। दैट इनिशियल कॉर्पस इज आर कैपिटल, इज आर जनरल फंड। So we would say these organizations are established by donations received from founder members or non-members which form the initial corpus and which is popularly known as capital fund.
और जनरल फंड। तो सर इसका मतलब वो जो इनिशियल डोनेशन हमको मिला था टू फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन, वही हमारा कैपिटल होता है? नो फ्रेंड्स, एज आई सेड, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये रन की जाती है थ्रू डोनेशंस एंड सच ग्रांट्स, सब्सिडीज रिसीव्ड, हेल्प रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स और नॉन मेंबर्स। तो ऑल इनकम्स which are not received for a particular cause but in general to support such organizations will always form part of this capital fund, will always be added to capital fund. वो हमेशा हम लोग ऐड कर देंगे to capital fund. Same way, you will also come across a word legacy. What sir? Legacy. What is legacy? क्या होता है? Say, पुरानी पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि इफ अ पर्सन इज डाइंग एंड थ्रू हिज विल अ पार्ट और होल ऑफ हिज वेल्थ इज डोनेटेड टू सम ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्सन का डेथ हो रहा है और वो अपनी वसीयत के अकॉर्डिंग, अपने विल के अकॉर्डिंग, अपनी वसीयत का, अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी के विल के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी या एसेट्स का हिस्सा अगर मिलता है, दैट इज रिगार्डेड एज लीगेसी। उसको हम क्या बोलते हैं? लीगेसी बोलते हैं। तो व्हाट इज लीगेसी? इट इज प्रॉपर्टी और अमाउंट रिसीव्ड थ्रू विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। इट इज प्रॉपर्टी or amount received through will of a deceased person. So once you are receiving this legacy, ये legacy मिलेगा, उसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? लीगेसी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? सर पैसा आ रहा है, नाउ एनी कैश कम्स इन शुड बी डेबिटेड टू योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यस सर, तो एंट्री पास करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, योर कैश बुक, कैश बैलेंस विल इंक्रीज, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, और इफ यू आर नॉट रिसीविंग कैश, यू आर रिसीविंग सम एसेट, तो एसेट अकाउंट डेबिट। कैश नहीं, एसेट मिल रहा है आपको, टू लेगेसी अकाउंट। कैश मिल रहा है तो फॉर कैश योर कैश बुक विल बी डेबिटेड, सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। कैश नहीं, कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लेगेसी। एंड दिस लेगेसी, इज दिस अ रिकरिंग इनकम? डेफिनेटली नॉट। एक बार मर गया फिर वापस से पैसा मिलेगा क्या उसके पास से? नहीं, इट्स अ नॉन रिकरिंग इनकम। सिंस इट्स अ नॉन रिकरिंग इनकम एंड इज अ डोनेशन रिसीव्ड फॉर सपोर्टिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी विल ऑलवेज एड इट टू आवर कैपिटल फंड। क्या करेंगे सर इसका? हम लोग इसको अपने कैपिटल फंड में इंक्लूड कर देंगे। मतलब दूसरा एंट्री क्या पास हो जाएगा? लीगेसी अकाउंट डेबिट विल क्लोज दिस इनकम अकाउंट, और ट्रांसफर कर देंगे इसको कहां पे? Sir, will transfer it to capital fund. So receipt and payment or asset account debit to legacy and legacy account debit to capital fund. Next friends, entrance fees, या इसको कई लोग एडमिशन फीस भी बोलते हैं। सर एंट्रेंस फीस क्या होता है? The amount you have to pay to get the right to become the owner or member of that organization. वो अमाउंट जो हमें पे करना पड़ता है to have that right to become the owner or member of that organization. ओनर तो नहीं बन सकते, to become the member of that organization. कई जगह even after paying subscription membership fees, हम एक टोकन अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस देना पड़ता है to become the member, to have the right to become the member of that organization. वो right लेने के लिए कि हम भी member हैं, हमको एक इनिशियल टोकन पेमेंट देना पड़ता है। दैट इनिशियल टोकन पेमेंट इज एंट्रेंस फीस। तो वी वुड से एंट्रेंस फीस क्या है?
Sir, entrance fees is the amount paid to have the right to become the member of organization. It is also known as admission fees. क्या एंट्री पास करेंगे? एंट्रेंस फीस, मतलब जब भी कोई नया मेंबर बन रहा है उससे एडमिशन या एंट्रेंस फीस मिलेगा हमें. जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? पैसा आ रहा है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट बोल सकते हैं. रिसीट एंड पेमेंट इज रिप्रेजेंटिंग योर कैश एंड बैंक अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस. सर, रिसीट एंड पेमेंट टू एंट्रेंस फीस एंट्री तो कर दिया, अब ये एंट्रेंस फीस का करेंगे क्या? शुड इट बी ट्रीटेड एज आर कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट? क्या इसे कैपिटल रिसीट मानना है कि रेवेन्यू रिसीट? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट अगर है तो इट शुड बी ट्रांसफर टू योर इनकम. कैपिटल रिसीट अगर है तो ऑल कैपिटल रिसीट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर कैपिटल फंड. तो व्हाट टू ट्रीट? तो इट इज अप टू द ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड. ये ऑर्गेनाइजेशन पे है डिसाइड करना कि अगर एंट्रेंस फीस का अमाउंट बहुत नॉमिनल है, बहुत छोटा अमाउंट है, तो जनरली हम उसे अपना रेवेन्यू रिसीट मान के ट्रांसफर कर देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में. अगर एंट्रेंस फीस का अमाउंट बहुत छोटा है तो उसे हम अपना नॉमिनल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट मान के ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो वी वुड से इफ it is to be treated as रेवेन्यू रिसीट, अगर उसे हमें मान लेना है रेवेन्यू रिसीट, तो इसको ट्रांसफर कर देना है कहां पे? इनकम एक्सपेंडिचर में. मतलब एंट्री क्या पास हो जाएगा? एंट्रेंस फीस अकाउंट क्लोज करेंगे. एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है. इफ इट इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट, उसे ट्रांसफर करना है टू पीएनएल. बट इफ इट इज टू बी कैपिटलाइज, इफ इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, टू बी कैपिटलाइज्ड मतलब कैपिटल रिसीट मानना है. सर, कैपिटल रिसीट अगर मानना है तो इट शुड बी ट्रांसफर्ड वेयर? सर, इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड. एंट्रेंस फीस अकाउंट क्लोज करेंगे. एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड अकाउंट. ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल फंड. मतलब इस जनरल फंड में, कैपिटल फंड में हम इसको ऐड कर देंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं किया है कि एंट्रेंस फीस को क्या मानना है, रेवेन्यू रिसीट कि कैपिटल रिसीट, कुछ नहीं बोला है, तो हम जनरली अज्यूम करते हैं क्योंकि वंस मिले, एक बार मिलेगा. वाइल टेकिंग एडमिशन वो अगर एक ही बार पे कर रहा है तो इट इज अ नॉन रिकरिंग रिसीट. क्या है सर? नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं मिलता है, तो इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड. मतलब if question remains silent, it is always to be capitalized. If question is silent, then always capitalize entrance fees. Now that is an assumption we are making. ये एक assumption है. Similarly, grants which are received, so these are help received. ये एक तरह का मदद हमें मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है. किससे? गवर्नमेंट से या कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन से हेल्प मिल रहा है.
अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो व्हाट आर ग्रांट्स रिसीव्ड? इट इज हेल्प रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट or other institutions to run the organization. Since it is received or this help is being given to run our organization, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जनरली ये रेगुलरली मिलता है। गवर्नमेंट हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती है या कोई दूसरी संस्था हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट हमें पे करती है सो दैट हम अपना ऑपरेशंस स्मूथली चला सके। तो हम बोल सकते हैं ये ग्रांट रिसीव्ड हमारे लिए रिकरिंग इनकम हो गया सर, और रिकरिंग हो गया तो इट शुड बी ट्रांसफर्ड ऑलवेज टू पीएनएल, टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंस it is recurring, it should be transferred to P&L account. It should be transferred to P&L account. जर्नल एंट्री क्या करेंगे? When you are receiving grant, receipt and payment account debit, पैसा मिल रहा है, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट। और ये ग्रांट का क्या करेंगे? क्लोज करके ट्रांसफर कर देना है कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ग्रांट्स अकाउंट डेबिट to income and expenditure account. So friends, I'm again saying income expenditure is just like your P&L account. तो P&L account में क्या रिकॉर्ड करते हैं? Expenses and incomes that too of current year are recorded. हम दूसरी तरह बोल सकते हैं revenue expenses, revenue incomes जितनी भी है, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम्स जितनी भी है वो पीएनएल में रिकॉर्ड होती है। कैपिटल एक्सपेंस मतलब एसेट्स, कैपिटल इनकम्स मतलब लायबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो रिकरिंग इनकम, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं पीएनएल में जाते हैं, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में जाएंगे। सिमिलरली व्हेन वी टॉक ऑफ डोनेशंस, now when I talk of donations, see friends, if you are receiving donations for general purpose, if you have received donations not for any specific purpose, if you have received donation for general purpose, तो हमने पहले ही डिस्कस किया यहां पे कोई ओनर्स नहीं होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो डोनेट करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन उससे चलती है। मतलब डोनेशंस इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस, रेगुलरली मिलती रहती है तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आगे चल सकती है। तो डोनेशंस आर रिकरिंग इन नेचर एंड देयरफॉर दे आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, दे आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सी डोनेशंस मिलेगा उसका जर्नल एंट्री क्या देंगे? डोनेशंस मिलेगा उसका जर्नल एंट्री क्या देंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कैश या बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश या बैंक बैलेंस यहां रिप्रेजेंट होता है रिसीट एंड पेमेंट में, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू डोनेशंस। जनरल पर्पस के लिए मिला है तो हमको ये डोनेशंस ट्रांसफर करना है कहां पे? पीएनएल में, मतलब एंट्री पास कर देना है डोनेशंस अकाउंट डेबिट, डोनेशन क्लोज करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
तो इफ यू हैव रिसीव्ड डोनेशन फॉर जनरल पर्पस, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, इट इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। और इसीलिए कहां ट्रांसफर करना है? इनकम एक्सपेंडिचर में। क्या एंट्री पास करना है? डोनेशंस अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर। बट इफ यू हैव रिसीव्ड डोनेशन, if you have received donation for specific purpose, अगर आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिला है, खाली डोनेशन नहीं मिला है, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, डोनेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ मैच, डोनेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइसेस, मतलब डोनेशन के साथ उसका एक पर्पस दिया है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिला है। तो अगेन आपको आगे सोचना है, जनरल पर्पस का डोनेशन मिला है, कोई पर्पस नहीं बोला है, तो सर रिकरिंग है, रेवेन्यू रिसीट है, ट्रांसफर कर देना इनकम एक्सपेंडिचर में। अगर आपको डोनेशन मिला है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो आपको आगे सोचना है, इफ इट इज रिसीव्ड फॉर expense, for payment of expense, if it is received for payment of expense, sir, and if you have received it for payment of expense of current year, current year का expense पे करने के लिए मिला है, तो इस साल का expense तो P&L में ट्रांसफर होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा, तो ये डोनेशन भी ट्रांसफर हो जाएगा टू इनकम एक्सपेंडिचर। डोनेशन अगेन विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंट्री क्या पास हो जाएगा? एंट्री अगेन विल बी सेम, डोनेशंस अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर। So if you have received donation for a specific purpose, that specific purpose is for payment of expense, and expense of which year, sir? Current year. तो again वो donation transfer होगा to P&L only. But if you have received donation for payment of expense, but not of current year, of next year, अगर आपको donation मिला है that is not for current year but for payment of expense in current year, तो वो कैपिटल रिसीट है, तो वो इस साल का इनकम नहीं है, तो वो अगले साल का इनकम है। इस साल बेनिफिट पे नहीं किया है, अगले साल पे करेंगे, सर, देन दैट इज आवर लायबिलिटी, देन दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो उसे क्लोज नहीं करना है, that donation for specific purpose will be transferred to balance sheet liability side। या हम ऐसा बोल सकते हैं, for receipt of donation, हमने एंट्री पास किया receipt and payment to donation, वो डोनेशन को क्लोज करके ट्रांसफर कर देंगे टू दैट फंड, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू दैट फंड अकाउंट। से डोनेशन हमको मिला है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइसेस नेक्स्ट ईयर, तो डोनेशन टू प्राइस फंड। डोनेशन को मिला है फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट नेक्स्ट ईयर, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड, इट विल बी ट्रांसफर टू दैट स्पेसिफिक फंड। सिमिलरली अगर हमें डोनेशन मिला है स्पेसिफिक पर्पस के लिए और वो एक्सपेंस है, तो ये ट्रीटमेंट है। बट सपोज हमें डोनेशन मिला है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, अगर हमें डोनेशन मिला है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, क्लब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए डोनेशन मिला है, ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए डोनेशन मिला है, बिलियर्ड टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए डोनेशन मिला है, कोई पर्टिकुलर एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए डोनेशन मिला है, तो अगेन दैट डोनेशन which is received specifically for construction of asset will be transferred to balance sheet liability side। तो फिर उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? सर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे। वो डोनेशन के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? अगेन एंट्री डोनेशन अकाउंट डेबिट
to fund account, to that asset fund account. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मिला है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट. आई होप यू आर गेटिंग. तो ये दोनों केसेस में जहां पे डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है और वो स्पेसिफिक पर्पस करंट ईयर का एक्सपेंस पे करना नहीं है. इफ इट इज नॉट फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन करंट ईयर, इट इज आइदर फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एसेट. दोनों सिचुएशन में हम उसको एक फंड में ट्रांसफर कर देंगे. आई होप यू आर गेटिंग दिस. फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड है एंडोमेंट फंड. सी, व्हेन वी आर रिसीविंग डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जब हमको डोनेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है और वो स्पेसिफिक पर्पस करंट ईयर का एक्सपेंस पे करना नहीं है, मतलब डोनेशन मिल रहा है आइदर टू पे एक्सपेंसेस इन नेक्स्ट ईयर और फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट, दैट डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस जो अगले साल खर्चा पे करने के लिए मिल रहा है या एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिल रहा है. अगर हमने बिजनेस में रखा है तो हम उसको डोनेशन फॉर दैट पर्पस ही बोलेंगे. लेकिन अगर हमने वो बिजनेस में नहीं रखा है, अगर हमने वो पैसा बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, से अभी तो उसका यूज ही नहीं है, इट विल बी यूज्ड नेक्स्ट ईयर, तो हमने वो पैसा बिजनेस में नहीं रखा है, हमने बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया है और वो इन्वेस्टमेंट को ईयर मार्क कर दिया है, ईयर मार्क कर दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली इस डोनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उस डोनेशन को क्या बोलने लग जाएंगे? फंड. वी देन स्टार्ट कॉलिंग इट एंडोमेंट फंड. तो वी वुड से व्हेन डोनेशन इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन हमको मिला है फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड इट्स अमाउंट इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस in earmarked securities, it is called an endowment fund. डोनेशन अगर हमको मिला है आइदर फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस इन नेक्स्ट ईयर, ध्यान से सुनना, डोनेशन मिला है फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस इन नेक्स्ट ईयर या फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, तो वो डोनेशन का पैसा हमने अगर बिजनेस में रखा है तो वी विल कॉल इट डोनेशन फॉर दैट पर्पस, लायबिलिटी साइड शो करेंगे. लेकिन अगर वो डोनेशन का पैसा बिजनेस में नहीं रखा है, बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया है और वो इन्वेस्टमेंट को ईयर मार्क कर दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट इस डोनेशन के पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो डोनेशन हम लोग क्या कहने लग जाएंगे? एंडोमेंट फंड कहने लग जाएंगे. मतलब हमें डोनेशन मिला है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइसेस नेक्स्ट ईयर, सर वो डोनेशन फॉर प्राइसेस करके लायबिलिटी साइड शो करेंगे. लेकिन वो डोनेशन का पैसा अगर हमने बिजनेस में नहीं रखा है, वो डोनेशन का पैसा हमने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर दिया है और वो इन्वेस्टमेंट को डोनेशन फॉर प्राइज इन्वेस्टमेंट बोलने लग गए हम. प्राइज का डोनेशन जो मिला था उसका इन्वेस्टमेंट बोलने लग गए हम, ईयर मार्क कर दिया है. तो फिर इस डोनेशन को डोनेशन फॉर प्राइसेस की जगह प्राइज फंड बोलने लग जाएंगे. किसी भी वर्ड के पीछे फंड कब लगता है? जब वो पर्टिकुलर लायबिलिटी किसी स्पेसिफिक एसेट में, इन्वेस्टमेंट में रिप्रेजेंट हो रही है. तो यहां पे भी जब डोनेशन खाली मिला है विल कॉल इट डोनेशन, लेकिन अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया और ईयर मार्क कर दिया तो फिर वो डोनेशन हमारे लिए क्या बन जाएगा? फंड बन जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन मिला है तो उस डोनेशन से रिलेटेड, उस स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड, मैं इसकी बात कर रहा हूं, उस स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड कोई भी खर्चा अगर आपने किया है तो वो आप अपने पॉकेट में से पे नहीं करोगे, उस डोनेशन में से ही पे करोगे. उस डोनेशन से रिलेटेड कोई इनकम आपको मिला है वो आप अपनी पॉकेट में नहीं रखोगे, उसी डोनेशन में ऐड कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको डोनेशन मिला है फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ मैच,
अ क्रिकेट मैच, नेक्स्ट ईयर एक क्रिकेट मैच करना है ऑर्गेनाइज, उसके लिए डोनेशन मिला है. इज इट फॉर स्पेसिफिक पर्पस? यस. यू हैव रिसीव्ड डोनेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ क्रिकेट मैच. ये क्रिकेट मैच इस साल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्या सर? नहीं, अगले साल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. मतलब हमको डोनेशन मिला है फॉर पेमेंट ऑफ एन एक्सपेंस इन नेक्स्ट ईयर. यस. वो डोनेशन का पैसा हमने बिजनेस में नहीं रखा, वो डोनेशन का पैसा हमने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर दिया और वो इन्वेस्टमेंट को नाम दे दिया. मैच के लिए डोनेशन मिला था, उसका इन्वेस्टमेंट है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है. तो ये जो डोनेशन मिला है, इसको हम डोनेशन को खाली डोनेशन नहीं बोलेंगे, विल स्टार्ट कॉलिंग इट मैच फंड. इस डोनेशन को क्या बोलने लग जाएंगे हम? मैच फंड. क्योंकि सर ये जो पैसा मिला है ये बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर दिया है. मैच फंड हम लोग शो करेंगे कहां पे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. और इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड कहां शो करेंगे? एसेट साइड सर. करेक्ट. नाउ सर, कोई भी एक्सपेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैच है, मैच एक्सपेंस है, अंपायर का फीस दिया है या आपने ग्राउंड का रेंट पे किया है, मैच ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस किया है, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं होगा, वो इस मैच फंड में से ही माइनस होगा. ये जो मैच फंड का इन्वेस्टमेंट किया था, इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज इनकम. इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज इनकम. बट इनकम रिलेटिंग टू मैच फंड, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं होगा, इसी मैच फंड में ऐड होगा. तो वी वुड से एनी एक्सपेंस relating to this special donation will be deducted from this donation only. Any income relating to this special donation will be added to this only. तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं any related expense will be deducted here. Any related income will be added here, not in income expenditure account. वो income expenditure में अब ट्रांसफर नहीं होगा. करेक्ट. तो आप लोग इतना कॉपी कीजिए, फिर इसी के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग. विल लुक एट एन एग्जांपल. Okay. Friends, look at question 8 in your classwork. Question 8, हम 8B वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन 8B आपको दिया है, क्लब प्रोवाइड फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू प्राइस फंड एज ऑन 31 मार्च. प्राइस फंड बैलेंस दिया है 1 अप्रैल, मतलब ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2015. इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइस फंड का बैलेंस दिया है. Why they are calling it फंड, आपको समझ में आया होगा. प्राइस फंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो डोनेशन प्राइसेस के लिए हमको मिला है, वो पैसा बिजनेस में नहीं रखा है, हमने वो पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर दिया है और वो इन्वेस्टमेंट को ईयर मार्क कर दिया है, नाम दे दिया है, ये प्राइस फंड का इन्वेस्टमेंट है. इंटरेस्ट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ऑन अबव इन्वेस्टमेंट, प्राइसेस गिवन ड्यूरिंग द ईयर, डोनेशन रिसीव्ड टुवर्ड्स द अबव फंड ड्यूरिंग द ईयर. Give journal entries relating to transactions given below and show an extract of balance sheet as on 31st March 2016 showing the above data. तो ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसका जर्नल एंट्रीज भी हमको शो करना है एंड बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट्स भी दिखाना है. We would be passing journal entries and we would be also looking at effects of these transaction in balance sheet of this organization.
चलिए टू स्टार्ट विथ प्राइस फंड का बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस 25,000. वी विल शो दैट इन आवर लायबिलिटीज. प्राइस फंड 25,000. इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड शो करेंगे. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स now interest received during the year on above investments. इंटरेस्ट मिला है, उसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे. एक तो कैश या बैंक बैलेंस बढ़ेगा. फॉर कैश एंड बैंक वी विल यूज द वर्ड रिसीट एंड पेमेंट. फॉर कैश और बैंक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, वो कैश एंड बैंक का समरी है. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट to interest on investments. Receipt and payment account debit to interest on investment. How much is interest received? 1,000, sir. Now at the year end, will you transfer this interest to P&L? मतलब income expenditure, or will you transfer it to price fund? Can I say ये जो इंटरेस्ट मिला है, ये जो इनकम मिला है, ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट का इनकम है, मतलब रिलेटिंग टू प्राइस फंड है. एनी इनकम रिलेटिंग टू प्राइस फंड अब इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं होगा. एनी इनकम रिलेटिंग टू प्राइस फंड में ही ऐड हो जाएगा. तो ये इंटरेस्ट को क्लोज करके इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं, प्राइस फंड में ही ट्रांसफर करेंगे ना. एंट्री पास करेंगे, interest on investment account debit. Interest on investment account debit to price fund. मतलब this interest on investment will be added to balance of price fund. फिर दिया है प्राइसेस गिवन ड्यूरिंग द ईयर 2000 जितना प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक्सपेंस हुआ है, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस हो गया, डेबिट करेंगे. प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैश और बैंक गोज आउट. कैश और बैंक बैलेंस रिड्यूसेस टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ड्यूरिंग द ईयर जब प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट किए, उसका एंट्री क्या देंगे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइसेस अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट. प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइसेस अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट. ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस है. ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको एक स्पेशल डोनेशन मिला है, तो ये प्राइसेस हम अपने पॉकेट से पे करेंगे या फिर इस प्राइस फंड में से पे करेंगे. ऑब्वियसली प्राइस फंड में से. तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी क्लोज करके ट्रांसफर कर देंगे टू प्राइस फंड. एंट्री हो जाएगा प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट. प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट. तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में से माइनस, प्राइस फंड में से माइनस कर देंगे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन. एंड थर्डली डोनेशंस रिसीव्ड टुवर्ड्स अबव फंड ड्यूरिंग द ईयर. कुछ एक्स्ट्रा डोनेशन हमको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिला है, एडिशनल डोनेशन मिला है, तो पैसा आ रहा है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है आपका. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू प्राइस फंड will be directly credited to price fund account.
मतलब will be added to balance of price fund. तो प्राइस फंड अकाउंट में नाउ बैलेंस विल बी 26, 24, 29,000. And asset side, its investment is 20,000. I hope you are getting. यहाँ पे receipt and payment लिखिए या receipt और payment, it's one and the same. You please copy this.